because propeller moves like a screw. It's like a screw which is going on the wall. So the motion of propeller is also the same. It is moving like a screw. That is why we call it as screw propulsion. I'm not hearing any voices. Are you able to comprehend what I'm telling? कोई response नहीं आ रहा है? Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग कोई आवाज नहीं आ रही है. हमें लग रहा है कि गलत क्लास तो नहीं आ गई. ठीक है, नहीं, अब ठीक है. ओके. अब इसमें जो डायग्राम आपके सामने है ये स्लिप दिखा रहा है. आपने देखा होगा कि चीफ इंजीनियर जाता है ब्रिज पे स्लिप कैलकुलेट करने के लिए नून पे. देखा है कि नहीं? Yes, तो नहीं देखे कुछ. ओके. अब इसमें क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम पिच कहते हैं. जैसे एक प्रोपेलर है, एक चक्कर मारेगा तो कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, दैट इज पिच. इन वन रेवोल्यूशन हाउ मेनी मीटर्स इट गोज अहेड. इट्स लाइक अ स्क्रू. अगर स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं तो कुछ लकड़ी में जाएगा या दीवार में कुछ अंदर जाएगा ना. सो दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच. तो आइडियली कितना जाना चाहिए वो पिच है, बट एक्चुअली जो जाता है वो नॉर्मली कम होता फ्रॉम वन रेवोल्यूशन. सो एक्चुअल डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय द प्रोपेलर इन वन रेवोल्यूशन इज लेस एज कंपेयर टू आइडियल डिस्टेंस. एंड ये डिफरेंस को हम पिच ये स्लिप कहते हैं. स्लिप occurs बिकॉज ऑफ होल्डिंग पावर ऑफ योर प्रोपेलर. अगर होल्डिंग पावर अच्छा नहीं है तो स्लिप ज्यादा होगा. जैसे आपका 3 ब्लेडेड प्रोपेलर है, उसकी होल्डिंग पावर कम है कंपेयर टू 5 ब्लेडेड प्रोपेलर. अब स्लिप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो स्लिप परसेंटेज होती है theoretical distance minus actual distance divided by theoretical distance into 100%. अब मैं समझाता हूँ ये कैसे. अब एक दिन में जब ये आपकी परसेंटेज निकालता है चीफ इंजीनियर, ये निकालता है नून टू नून. तो नून टू नून में कितना डिस्टेंस प्रोपेलर कवर किया. सो एक तो आपका डिस्टेंस एक्चुअल आ जाता है जीपीएस से नून पे, वो तो एक्चुअल डिस्टेंस आ गया. अब प्रोपेलर डिस्टेंस कैसे आएगा? आरपीएम निकलता है रेवोल्यूशन पर मिनट. एक रेवोल्यूशन में x मीटर गया. सो एक मिनट में सपोज 30 आरपीएम है, सो 30x डिस्टेंस आगे गया. तो एक घंटे में गया 30x इंटू 60 और 24 घंटे में गया 24 इंटू 60 इंटू 30x. तो ये उसका डिस्टेंस निकल आया इन 24 आवर्स. एक्चुअल डिस्टेंस उसको ऑलरेडी मिला हुआ है. एक्चुअल डिस्टेंस ऑलरेडी मिला कैसे? जीपीएस से. तो theoretical distance minus actual distance divided by theoretical distance into 100% will give positive slip. पॉजिटिव स्लिप मतलब एक्चुअली स्लिप कर रहा है, लेकिन समटाइम्स करंट पीछे से आता है. करंट पीछे से आ रहा है. तो जब करंट पीछे से आ रहा है और हवा भी पीछे से ही है, तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस विल बी मोर देन थ्योरेटिकल डिस्टेंस. देन द स्लिप विल बी नेगेटिव. मैं रिपीट कर रहा हूं. जब actual distance is less than theoretical distance, the slip is positive. When actual distance is less than is more than theoretical distance, the slip is negative. And when theoretical distance is more than distance, the slip is positive. तो जब आपकी करंट पीछे से आ रहा है तो स्लिप आपके नेगेटिव हो जाता है. करंट आगे से है, विंड आगे से है, तो स्लिप पॉजिटिव हो जाता है. क्योंकि आज मैं आपको एक एमसीक्यू में डालूंगा एक प्रॉब्लम, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव के नेगेटिव क्या है आंसर. आज एमसीक्यू भेजूंगा दोनों क्लास को. सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे. सर आगे से होगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई स्लिप का मतलब क्या है? तुम स्लिप कर रहे हो, तो एक्चुअली स्लिप कब करोगे? जब नेगेटिव होगा, जब आपका एक्चुअल डिस्टेंस कम होगा तभी ना, तभी स्लिप कर रहे हो ना भाई. स्लिप का मतलब क्या है? स्लिप का मतलब है कि प्रोपेलर पानी में बराबर होल्ड नहीं कर रहा है.
जब वो पानी में बराबर होल्ड नहीं कर रहा है तो थ्रस्ट बराबर नहीं दे रहा है। जब थ्रस्ट बराबर नहीं देगा तो एक्चुअल डिस्टेंस कम आएगा, थ्योरेटिकल डिस्टेंस वही है। आया समझ? सर तो भाई मतलब अगर जब वो, एक्चुअल डिस्टेंस कम होगा और थियोरेटिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा तब स्लिप कर रहा है वो। हाँ तब स्लिप कर रहा है। लेकिन अगर वो पीछे से करंट आ रहा है तो वो स्लिप उसका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो स्लिप नहीं कर रहा है, उसकी डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, दैट्स व्हाई दैट इज स्लिप। ठीक है? ओके सर, इसको ओके अगर समझ। इसको दिमाग में डालोगे तब आपको समझ आएगा। अगर आप रट्टा मारोगे ना तो उल्टा कर दोगे। स्लिप का मतलब है प्रोपेलर स्लिप कर रहा है पानी में। जब वो स्लिप कर रहा है पानी में, वो थ्रस्ट नहीं दे रहा है। जब थ्रस्ट नहीं दे रहा है इतना, तो क्या हो रहा है? उसका एक्चुअल डिस्टेंस कम हो रहा है, थ्योरेटिकल डिस्टेंस। सीधी बात है। कंसेप्ट क्लियर रखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आगे से पीछे से वो सब याद नहीं रखो। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो, स्लिप का मतलब क्या है, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसको रट्टा मारोगे, आगे से पीछे भूल जाओगे, फिर पीछे से आगे कर दोगे, उल्टा हो गया। सो डोंट मेक रट्टास इन दिस, जस्ट हैव योर कंसेप्ट क्लियर। सबका कंसेप्ट क्लियर है अब कि नहीं? किसी का कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम? तो मतलब सबको क्लियर है। ओके, अब ये देखो, प्रोपेलर का कॉर्कस्क्रू मोशन होता है। ठीक है, कॉर्कस्क्रू मोशन हो रहा है तो आपके ऊपर और वेव दोनों नीचे आगे मिक्स करती हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप वेग देखते हो, वेग, प्रोपेलर का वेग देखा है ना, तो डेड होता है पानी और काफी दूर 1 माइल तक दिखता है, जबकि आसपास रफ सी है, वेग में कोई रफ सी नहीं होती। ऐसा क्यों भाई? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि वेग में पानी स्टिल हो जाता है, मतलब कोई वेव नहीं होती उसमें, जबकि आसपास वेव्स हैं और वो वेग काफी दूर तक दिखता है? ऐसा क्यों? किसी को आंसर पता है? चलो मैं बता देता हूँ। इसमें दो मोशन इन्वॉल्व है। एक तो आपका प्रोपेलर जो थ्रस्ट कर रहा है और चर्न कर रहा है। चर्न का मतलब घुमा घुमा के भेज रहा है। जब घुमा के भेज रहा है तो पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे। लेकिन उस चीज हो रहा है, आपका जो जहाज यहाँ है, अब यहाँ से आगे जब जाएगा, यहाँ पीछे वैक्यूम छोड़ देगा, क्योंकि वो धक्का मार रहा है आगे पानी को। तो पीछे की जगह क्या खाली जा रही है? उस जगह में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब जब पानी सब तरफ से भरता है, सारे एक्शंस जो पानी के हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और वो वहाँ डेड वाटर हो जाता है, इसलिए उसको वेग कहते हैं और 1 माइल तक दिखता है। तो बेसिकली वहाँ फिलिंग हो रही है पानी की जो आपने जगह छोड़ी है, प्लस प्रोपेलर वहाँ चर्न कर रहा है पानी। तो सारे पानी के एक्शंस हैं, वेव वेव सब खत्म हो जाती है और वहाँ डेड वाटर टाइप हो जाता है। अब आते हैं स्क्रू प्रोपल्शन। तो शिप मूव्स थ्रू वाटर थ्रू प्रोपेलिंग डिवाइस लाइक पैडल व्हील्स, जो आपने बोट में चलाया, पैडल व्हील्स में भी स्क्रू चलता है, दैट इज अ प्रोपेलर चल रहा है जो आपकी बोटिंग करते हो पैडल से। और प्रोपेलर्स, these devices impart velocity to the column water which moves in the opposite direction in which it is desired to move the ship. तो पानी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तभी जहाज आगे जाएगा, because it's Newton's third law. Every action's got equal and opposite reaction. So force called reactive force, because of it reacts to the force of column of water, is developed against the velocity imparting device, and this force is called thrust. And it is transmitted to the ship and causes the ship to move through water because of Newton's third law. अब इसमें एक और लॉ लगता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल भी, जिसको हम बताएंगे कैसे लगता है। बर्नौली, जैसे रडर में लग रहा था बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रोपेलर में भी लगता है। So ship propels on basis of Bernoulli's principle and Newton's third law. A pressure difference is created on the forward and aft side of blade and the water is accelerated behind the blades. ये मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम से कैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्ट करता है। जरा ये क्लियर कर दें, उसके बाद ब्रेक करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे वो बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्ट करता है। So the thrust from the propeller is transmitted to move the ship through the transmission system, which consists of the rotational motion generated by the engine crankshaft, intermediate shaft, bearings, stern tube and finally propeller। मतलब आपका जो इंजन है, उधर से क्रैंकशाफ्ट होता है जो मूव करता है, फिर इंटरमीडिएट शाफ्ट आता है, उसकी बेयरिंग्स आएंगी, फिर स्टर्न ट्यूब आएगा
और फाइनली स्टर्न ट्यूब से एंड में हब में कनेक्ट होगा आपका प्रोपेलर। तो ऐसे आपकी मोशन होती है, रोटेशनल मोशन। Now some people still occasionally refer the propeller as air screw, a very accurate and descriptive term that reflects the basic design and function of propeller, because screw के जैसे मूव करता है, but basically screw आपके पानी में नहीं होता है, but screw आपका normally दीवार लकड़ी में होता है, but इसको हम पानी में घुमा रहे हैं। So जैसे आपका प्लेन के ब्लेड्स घूमते हैं वैसे इसका भी ब्लेड घूमता है। Propeller uses this principle to move the to provide propulsion through air, much like threaded screw advances through a solid medium। तो इसमें हमारा propulsion propeller का एयर प्लेन में तो एयर है और समुद्र में पानी है। So it's primarily related to loss of forward motion because medium is not solid। तो इसलिए आपका solid medium होगा तो आगे thrust हो जाएगा, लेकिन यहाँ solid नहीं है, पानी है, इसलिए इसमें changes आते हैं। तो screw propulsion क्या है? It is the propulsion of the propeller like a screw in water, where the water is churned as a screw, and that creates a thrust, and that's how the ship moves forward as per Newton's third law. Now, ship's propulsion can be explained by basis of which physics law? One is Bernoulli's principle, one is Newton's third law. भी आपका प्रोपेलर दिख रहा है। अब ये कर्व क्यों है, बेंड क्यों है, वो बाद में आपको समझाएंगे। अभी टर्म्स आएंगे आपके स्क्यू एंड रेक और प्रोपेलर, तो उसमें एक बाद फिर से डायग्राम दिखाऊंगा। तो ये कौन सा टाइप का रडर है बेटा? विच काइंड ऑफ रडर इज दिस? रडर तो आपके हो गए, सेमी बैलेंस सर। सेमी बैलेंस रडर। अब ये देखो कि प्रोपेलर में ये एनोड्स नहीं है ना? क्यों नहीं है? और ये एनोड हैं क्यों? ये लगे क्या हैं? इसको क्या कहते हैं? सर ये सैक्रिफिशियल एनोड होगा ना सर? सैक्रिफाइसल एनोड्स हैं, बिकॉज गैल्वेनिक सेल सी वाटर बनाता है, तो अगर गैल्वेनिक सेल बनाएगा तो यहाँ कोरोजन हो जाएगा, तो ये आयंस जनरेट करता है और ये आयंस छोड़ता है, तो आपके ये आयंस इसके जाएंगे, मेटल के नहीं जाएंगे, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए उसको सैक्रिफाइसल एनोड्स कहते हैं। पर प्रोपेलर में क्यों नहीं है भाई? व्हाई इट इज नॉट ऑन प्रोपेलर? ब्रास का होता है सर प्रोपेलर? नहीं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है। प्रोपेलर इज बेसिकली ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, तो अलॉय है, वैसे तो ब्रॉन्ज भी अलॉय है, इसमें फॉस्फोरस की मात्रा भी ज्यादा है, तो उसमें जब इसमें क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, तो मेटल ऐसा है इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और ये कोरोजन रेजिस्टेंट है तो इसमें पानी का इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज वाई इसमें एनोड्स नहीं है। जबकि यहाँ आपका स्टील है, तो स्टील गैल्वेनिक सेल बनाता है, इसलिए इस पे एनोड लगे। और ये आपका जो पोर्शन आगे लगा हुआ है, दैट इज नोन एज हब। भी एक्सप्लेन करेंगे बाय व्हाट इज अ हब एंड ऑल, अभी आपको डेफिनेशन आएगा। So propeller is a rotating fan-like structure which is used to propel the ship by using the power generated and transmitted by the main engine of the ship. So the transmitter power is converted from rotational motion to generate a thrust which imparts momentum to water. तो आपका जो प्रोपेलर टर्न कर रहा है उससे पानी का थ्रस्ट हो रहा है, और थ्रस्ट से आपका न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, तो जहाज आगे मूव करता है, resulting in a force that acts on the ship and pushes it forward. The solid cylinder is located at the center of the propeller. अब यहाँ इसको हम हब कहते हैं, जहाँ ये ज्वाइन कर रहे हैं सारे ब्लेड्स, तो यहाँ से आपका प्रोपेलर, आपका स्टर्न ट्यूब आता है, स्टर्न ट्यूब के आगे ये हब लगता है, यहाँ आपके सारे ब्लेड्स कनेक्टेड है हब से। So the solid cylinder located at the center of the propeller bore to accommodate the engine propeller shaft. हब जो है जहाँ प्रोपेलर ब्लेड्स कनेक्टेड है उसको कहते हैं हब।
So hub shapes or barreled and the propeller blades are attached to that hub. तो hub का एक function होता है. तो function इसका basically क्या है? It is an energy saving device that can enhance propeller efficiency and requires less power to propel the vessel forward because all your blades are connected there. Then the efficiency is better. And if the hub is not there, then the propeller will not be aligned and it will hobble, will start huddling. That means it will start moving erratically and that will not create a proper thrust and that will create vibration stresses also. Now, propeller hub is also known as BOSS, B-O-S-S. So that is another name of propeller hub is BOSS. So the central portion of screw propeller, which carries the blades and forms a medium attachment to the propeller shaft, is known as the propeller hub. जहां आपका propeller hub connected है blades के साथ, that is propeller hub. सर बॉस तो आपने वो बताया था ना जो स्टर्न फ्रेम में जहाँ से स्टर्न ट्यूब पास होती है. स्टर्न ट्यूब यहाँ लगेगा ना तो भाई बॉस पे लगेगा ना. तो स्टर्न ट्यूब यहाँ आ रही है तो यहाँ बॉस आ गया. स्टर्न ट्यूब यहाँ से यहाँ तक आई ना तो ये बॉस यहाँ है उसके पहले आ जाता है प्रोपेलर फिर बॉस आगे लग जाता है. तो हमने आपको दिखाया था तो प्रोपेलर भी तो दिखाया था कि सिर्फ बॉस दिखाया था. सिर्फ बॉस दिखाया था कि प्रोपेलर भी दिखाया था. तो वहां प्रोपेलर लगता है. प्रोपेलर दिखाया था फिर. हाँ तो प्रोपेलर बॉस के पहले है ताकि बॉस उसको फिट करे. नहीं तो बॉस का फायदा क्या है? पंखे के आगे देखते नहीं हो हब लगा होता है. पंखा देखा है? सीलिंग फैन. सीलिंग फैन में देखो एक ऊपर स्ट्रक्चर लगा होता है कवर लगा होता है कि नहीं. अगर वो कवर नहीं है पंखे में तो पंखा आवाज करेगा. बीच में पंखे कवर नहीं लगा होता है. ऊपर देखो अपने दीवार पे पंखा है. पंखे पे ब्लेड लगे हुए हैं. ब्लेड के बीच में कवर सा लगा हुआ है. उस कवर को ही हब कहते हैं. सो सिमिलरली ये भी पंखा है इसमें भी कवर है. तो दैट इज कनेक्टिंग द ब्लेड्स. अदरवाइज क्या होगा ब्लेड्स मिसअलाइंड हो जाएंगे और पंखा भी आवाज करेगा. वाइब्रेशन स्ट्रेस बढ़ेगा. तो दैट इज योर हब. अब रेक समझाने से पहले डायग्राम करते हैं. देन वी विल कम टू दिस कि रेक क्या होता है. तो उसके लिए जरा डायग्राम समझाया जाए एंड देन विल कम बैक टू द थ्योरी. क्योंकि रेक आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है. व्हाट इज रेक? अब ये स्टेम रेक कील रेक अलग होता है. प्रोपेलर रेक अलग होता है. जबकि रेक का मतलब होता है परपेंडिकुलर से कितनी दूर आगे या पीछे गया. दैट इज रेक. तो प्रोपेलर रेक भी यही होता है कि उससे आगे और पीछे कितना गया वो प्रोपेलर. अभी आपको डायग्राम से समझाता हूं. तो पंखा ऐसे सीधा सीधा लगा हुआ है. अगर इससे परपेंडिकुलर बनाए तो सीधा लगा हुआ पंखा. बट अगर हम इसको पीछे की तरफ कर दें स्टर्न की तरफ पंखे का एंगल बना दें. सो जो एंगल बना रहा है विद द परपेंडिकुलर दैट इज रेक. कितना एंगल बना रहा है उतना ज्यादा रेक है. अगर वो पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं इफ यू आर टर्निंग टुवर्ड्स द बैक साइड देन दैट इज नोन एज आफ्ट रेक. पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं. If it is turned towards the back, that is aft rake. If it is turned towards the forward, then it is forward rake. Now, aft rake is positive and forward rake is negative. अब इसको समझाते हैं कैसे. पंखे को पीछे मोड़ दिया है.
perpendicular say we have turned it towards the after end at some angle. It's maybe about 30, 35, 40 depending on the type of ship. Now if we have turned it behind, अब एक्शन कैसे होगा पानी का, बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे एक्ट करेगा? सीधे में बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्ट नहीं करा था. द मोमेंट वी टर्न द ब्लेड्स टुवर्ड्स द फॉरवर्ड और आफ्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल विल वर्क. इस पोर्शन में सिर्फ न्यूटन का फोर्स लग रहा था, बट नाउ व्हेन वी टर्न द ब्लेड्स आइदर आफ्ट और फॉरवर्ड, देन द Bernoulli's principle will also act along with the Newton third law. Now when it's turned aft, the water starts flowing faster here because there is no hindrance. When the water starts flowing faster, the velocity is more. And when the velocity is more, as per Bernoulli's principle, PV is equal to constant. So V is more, P will be less. So pressure will be less in this region. This region, aft of this region, or that is, if you see from here, from stern, aft of the propeller blades will be having less pressure. If you're seeing from stern, here the water flow is reduced, so the velocity is less, so the pressure is more. So on the forward side of the blade, the pressure will increase, and that is going to push the ship and the propeller. Now when it's going to push the ship and propeller, you already have a thrust which is pushing the ship. That is this arrow. So the final force will be red arrow plus brown arrow will give you a green arrow. Now green arrow is a final force which is Newton's third law, force because of that, Fn, plus this force which is due to Bernoulli's principle, FB. So you have a final force of Fn. So because that's more, the thrust is more, your speed is increased, your maneuverability is increased. Because this is added, your Bernoulli's force is added, you tell this as positive because it is in the positive direction along the Newton's third law, not against it. So that is why this is known as aft rake, because it is towards the aft direction, and positive because it is FB is positive. अब इसको आपको समझ आ गया, फिर we'll do this negative rake. ये आपको समझ आया कि नहीं? इसमें क्वेश्चन पूछो भाई, कोई क्वेश्चन? आफ्ट रेक और सर वो प्रेशर सिस्टम्स बता दीजिए एक बार फिर से, वो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से. ठीक है, फिर से बता दो. हिंदी में बताएं कि इंग्लिश में बताओ? पहले बताओ सर. हिंदी में. इंग्लिश सर. हिंदी में, ठीक है. कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं हिंदी में बोलता है इसलिए. पानी का यहाँ भाव ज्यादा होने से बेंड हो गया पीछे, प्रोपेलर पीछे बेंड हो गया, तो पानी का भाव बढ़ गया, यहाँ रुकावट नहीं है. सो पानी का भाव बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी इज मोर, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा. पीवी इज कांस्टेंट, तो वी बढ़ा तो पी कम, पी यहाँ कम हो गया. यहाँ क्या हुआ? पानी का रुकावट आ गई, क्योंकि यहाँ फ्लो रोक रहा है इसको. पहले सीधा था तो रुक नहीं रहा था, अब यहाँ रोक रहा है, सो रुकावट आ गई. तो यहाँ क्या हो गया? वेलोसिटी कम, प्रेशर विल इंक्रीज. जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये उसको धक्का मारेगा रेड एरो से. अब इसका डायरेक्शन क्या है? इन द सेम डायरेक्शन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो फाइनल फोर्स जो लग रहा है, ये एरो का फोर्स प्लस रेड एरो का फोर्स ऐड कर दिया, तो दोनों फोर्स बढ़ गया, तो इसलिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो ऐड हो रहा है. तो जब फोर्स बढ़ गया, आपकी स्पीड बढ़ गई, मनूवरिंग बढ़ गई, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेक. अब इसको आफ्ट रेक क्यों कहते हैं? क्योंकि आफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, आगे की तरफ नहीं मुड़ा, पीछे की तरफ मुड़ा है. क्लियर है ये? अब क्लियर है? अब कोई डाउट? क्लियर हो गया आपके? अब हम आते हैं, लेकिन याद रखना इसको, ये नहीं कि भूल भाल जाओ. ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए. इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको आंसर करना है. अब फॉरवर्ड रेक कहते हैं. ये वाला जो प्रोपेलर आफ्ट रेक वाला है, ये नॉर्मल शिप्स में होता है टू इंक्रीज योर स्पीड, नॉर्मल शिप्स में. लेकिन ये वाला जो प्रोपेलर है फॉरवर्ड रेक एंड नेगेटिव रेक, ये होता है वर्क बोट्स में. वर्क बोट मतलब जो
डीपी वेसल्स हो गया जिसको एक जगह पे काम करना है, या जिसको डाइविंग वेसल है उसको एक जगह पे काम करना है, या केबल लेइंग वेसल है या पाइप लेइंग वेसल है, उनको ज्यादा आगे पीछे नहीं होना, मूवमेंट बिल्कुल कम रखना है। लेकिन पानी का बहाव है तो उसको कंट्रोल करना है विद द प्रोपेलर, सो दैट्स व्हाई दिस रेक इज फॉरवर्ड रेक। अब इसका प्रिंसिपल समझाते हैं। सो ब्लेड को परपेंडिकुलर से आगे की तरफ बेंड कर दिया, ये परपेंडिकुलर बन रहा है टू द एक्सिस ऑफ योर प्रोपेलर शाफ्ट, उस पे परपेंडिकुलर के उससे हमने आगे की तरफ मोड़ दिया। कितना एंगल बना रहा है उतना रेक है फॉरवर्ड रेक। अब इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, यहाँ फ्लो बढ़ गया तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो गई, प्रेशर कम हो गया। पीछे की तरफ, ये आगे हम इधर से देख रहे हैं ना, तो आगे की तरफ प्रेशर कम हो गया। इफ यू आर सीइंग फ्रॉम आफ्ट, ये हमारा फॉरवर्ड साइड हो गया ब्लेड का, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं। तो यहाँ प्रेशर कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। इधर में रुकावट आ गई तो वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो जो रेड एरो है उसका डायरेक्शन पीछे की तरफ हो गया। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल वाला जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग आफ्ट, लेकिन जो हमारा न्यूटन का फोर्स है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो फाइनल फोर्स हो गया दिस माइनस दिस, मतलब एफ एन माइनस एफ बी। एफ एन माइनस एफ बी होने से जो फाइनल फोर्स है कम हो जाएगा और आपका ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो बिकॉज बर्नौलीज प्रिंसिपल का फोर्स उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है, इसलिए इसको हम नेगेटिव रेक कहते हैं। इसको फॉरवर्ड रेक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज बेंड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड फ्रॉम द परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। अगर हमने इसको बर्नौलीज और बेंड किया तो इसका फोर्स और बढ़ गया, तो फाइनल स्पीड 0 हो गई, क्योंकि वो अगर हमने इसको एडजस्ट किया कि और बेंड कर दिया, एडजस्टमेंट में हाइड्रोलिक्स लगा हुआ है, इसको एडजस्ट कर दिया कि रेक और बढ़ जाए, तो हमारा एफ एन से ये इक्वल हो गया एफ बी, तो ये 0 हो जाएगा फाइनल फोर्स, और वो जहाज बोट वहीं खड़ी होगी, चाहे वो पीछे से करंट भी आ रहा हो उसको कंट्रोल कर लेगी। इसको बेंड करने, ज्यादा बेंड करोगे उतनी ज्यादा बर्नौलीज फोर्स लगेगी, और वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी कंट्रोल कर लेगी, और फाइनल फोर्स 0 भी हो सकता है, और आपका बोट स्टेशनरी रहेगी पानी में, चाहे करंट है चाहे वेव हो। तो वर्क बोट में काम आता है जो डाइवर्स जा रहे हैं नीचे, या केबल लेइंग वेसल है, या पाइप लेइंग वेसल है, या डीपी वेसल है, उन सब में दिस काइंड ऑफ फॉरवर्ड रेक और नेगेटिव रेक इज यूज्ड। दोनों क्लियर है अब? हाँ जी सर, ये मतलब डीपी वेसल और ये जो पाइप लाइन वेसल्स होते हैं और उसमें ये इसका यूज किस तरीके से होता है, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब इसका? नहीं देखो, डीपी वेसल है उसको वहां ड्रिल करना होता है नीचे, आपके नीचे डीपी वेसल क्या, कई बार ड्रिलिंग वेसल्स होती हैं, उनको उसी हाँ जी। पॉइंट पे ड्रिल करना है, उनको ड्रिल करना है पानी में। तो ड्रिल करना है तो उसको हिलना नहीं है ना, वहीं रहना है, चाहे वेव आए करंट आए उसको वहीं रहना है। लेकिन एंकर नहीं किया हुआ है, जहाज को वहीं रहना है, तो कैसे रहेगा? तो सिमिलरली एक डाइवर की वेसल है, बोट है, उसको कंट्रोल करना है कि उसको वहीं रहना है, क्योंकि डाइवर अगर ऊपर आएगा बोट नहीं रहेगी तो उसको घबरा जाएगा ना, तो उसको तो वहीं रहना है। तो वो उसको उस तरह से पोजीशन मेंटेन कर। सिमिलरली केबल लेइंग, केबल एकदम फटाफट तो नहीं डाल के निकल जाएगा, तो उसको धीरे धीरे जाना है, तो उसके हिसाब से वो रेक कंट्रोल करेगा सो दैट द मूवमेंट इज स्लो। एंड सिमिलरली उसको भी इतना मूवमेंट नहीं करना पानी में, तो उसको वहीं रहना। आपको तो आगे जाना है ना, इन लोगों को तो आगे नहीं जाना है ना, ये फर्क है। अब क्लियर हो गया? इनकी नॉर्मल में स्पीड बहुत कम होती होगी ना सर फिर? नहीं, वो तो ऐसा है ना, वो एडजस्टेबल रेक है, वो नॉर्मल में अपना नॉर्मल रखेंगे, और फिर वो जब वो पाइपलाइन वेसल का काम चल रहा है तो रेक कंट्रोल कर रहे हैं हाइड्रोलिक से। अच्छा, ओके सर। हाइड्रोलिक से उसको मूव कर सकते हैं ब्लेड को, सो तो दैट इज एज़िमुथ प्रोपेलर होता है क्या? हाँ हाँ, वो उस टाइप के प्रोपेलर होते हैं, वो एजिमथ वाले जो होते हैं वो आपके रडर के ऊपर ही लगे होते हैं, तो उसमें से कंट्रोल कर सकते हैं सारा, ऑल हाइड्रोलिक्स में कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब हम थ्योरी पे आ जाते हैं वापस। So rake is amount of decrease the propeller blades angle perpendicular to propeller hub.
Rake can be slightly negative, leaning towards the boat, or positive, leaning away from the boat. So range can be -5 to 30 degrees depending on type. So average rake is for most outboard propeller is 15 degrees. So rake is a forward or aft slant of the propeller blade with respect to line perpendicular to the propeller axis of rotation. So positive rake is known as aft rake when the propeller blades slant towards the aft end of the propeller hub. अब जो diagrams है उससे आपको समझ नहीं आएगा, that is why I made a separate diagram to make you understand. Otherwise आपको इससे समझ नहीं आएगा कि क्या रेक है, इसलिए मैंने डायग्राम अलग से बनाए. ये पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, ये आगे की तरफ, ये आगे की तरफ थोड़ा बेंड हो रहा है, ये नॉर्मल है. So the rake is the degree that the blades slant forward or backward in relation to the hub. The rake can affect the flow of water through the propeller as implications with respect to boat performance. So aft rake से क्या हो जाता है, ट्रिम हो जाता है bow को upwards और उसके कारण स्पीड बढ़ जाती है because of Bernoulli's principle. So which results in less wetted area, तो रेजिस्टेंस कम होती है और आप स्पीड में निकल जाते हो. जैसे आउटबोर्ड मोटर वाली है, आफ्ट ब्रेक लगा के स्पीड में निकल गए, तो उसमें भी आप निकल सकते हो. और शिप्स में लगाते हैं, उसमें तो आउटबोर्ड मोटर नहीं है शिप्स में, वो रेक से आपकी स्पीड बढ़ जाती है. एंड फॉरवर्ड रेक से है, इट होल्ड्स द bow of the boat down and this is common in work boat type applications. नेट में आपको इतना ही मिलेगा जो एक लाइन का है, लेकिन उससे आपको समझ आएगा नहीं, इसलिए मैंने वो डायग्राम से समझाया आपको, क्योंकि इसके बारे में इतना ज्यादा थीसिस नहीं दिया हुआ है. तो दैट इज व्हाई आई मेड दैट डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि है क्या वो. और में नोट्स में कुछ समझ नहीं आएगा, किताबों में कुछ समझ नहीं आएगा. सर ये ट्रिम वाला फंडा एक बार बता देंगे, ये ट्रिम हो जाएगा और उससे स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई अगर आपका ट्रिम होगा तभी तो स्पीड बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर आपका ट्रिम होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस पानी का कम हो जाएगा. अगर आप बोट देखो, फास्ट बोट क्या होती हैं, आगे से उठी होती है, स्पीड में जा रही होती. क्यों? क्योंकि जितना पानी में बोट आएगा उतना ज्यादा पानी का रेजिस्टेंस मिलेगा, उतना ज्यादा स्पीड कम मिलेगा. इसलिए जब स्पीड रेसिंग होती है, अगर आप देखो तो बोट लिटरली पानी के ऊपर हो जाती है, थोड़ा सा पानी दबा रहता है और एकदम स्पीड बोट जो होती है एकदम ट्रिम में निकल जाती है, हाई स्पीड में. देखा है कि नहीं? वीडियो में देख लेना बाद में. तो वो अगर वो ट्रिम नीचे रहेगा, अगर पानी का वेटेड एरिया ज्यादा है तो उसको पानी का रेजिस्टेंस मिलेगा, स्पीड कैसे बढ़ेगी फिर? इसीलिए वो ट्रिम बढ़ा के स्पीड निकाल लेते. तो जब आपने रेक बढ़ाया तो आपका ट्रिम भी बढ़ गया, आपकी स्पीड भी बढ़ गई. बट नॉर्मल शिप में ट्रिम का खास फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज इन स्मॉल बोट्स, उसमें ज्यादा होता है. बट बड़े जहाज में इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा. ओनली रेक से बर्नौली इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी स्पीड में फर्क होगा. ये नहीं कि 5 नॉट बढ़ जाएगा, आपका आधा 1 नॉट का फर्क पड़ जाता है रेक से. नॉट नहीं, 5 नॉट बढ़ा सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं. बट छोटी बोट्स में यस कर सकते हो, बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस इतना नहीं है. छोटी बोट है तो पानी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है ट्रिम से. बड़े जहाज में इतना असर नहीं पड़ेगा. ठीक है सर. अब ये देखो, ये एंगल बना रहा है, रेक है, ये आपका परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज योर रेक. तो ये आपका जीरो रेक है, फ्लैट रेक है, कर्व्ड रेक है. सो अकॉर्डिंगली ये पीछे की तरफ जा रहा है. सो अगर जहाज यहाँ है, ये पीछे की तरफ लगा हुआ है, ऐसे कर्व हो रहा है. Now we come to the next term is skew. तो skew के लिए आपको पहले skew के डायग्राम दिखा देंगे. I'll come to the diagrams now. Skew के लिए हम इसको ट्रांसवर्सली टर्न कर रहे हैं, साइडवेज में टर्न कर रहे हैं. जैसे आपकी चक्री घूमती है ना, फिरकी आपने चलाई होगी, ये फिरकी, तो इसमें स्क्यू सबसे ज्यादा है, 57 डिग्रीज. इसमें 0 डिग्रीज है. हाँ, जैसे आफ्ट ट्रैक में अभी स्पीड ज़्यादा मिलती है हमें, अगर फॉरवर्ड प्रोपल्शन है, स्टर्न प्रोपल्शन में कम हो जाता होगा ना? स्टर्न प्रोपल्शन में इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा. यस, स्टर्न प्रोपल्शन तो का हम लोग उतना जो नहीं ये ले रहे बोलते हैं. हैं कि 25% है सिर्फ स्टर्न प्रोपल्शन, या कुछ ऐसा बोलते हैं प्रोपेलर, वो क्या होता है उसका मतलब?
देखो स्टर्न प्रोपल्शन जो पावर है वो कम होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड प्रोपल्शन। स्टर्न प्रोपल्शन पावर हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड प्रोपल्शन, बिकॉज ये रेक है वो रुकावट देता है ना स्टर्न में, थोड़ा सा वो रुकावट देगा स्टर्न प्रोपल्शन में, तो हमें तो स्टर्न इसी रीजन प्रोपल्शन, से बोल हाँ वो इसी रीजन। लेकिन हमें स्टर्न हमेशा थोड़ा ना जाना है, वो तो कभी कभार स्टर्न प्रोपल्शन करना है ना, एवरी टाइम स्टर्न तो नहीं करना ना, नहीं ज्यादातर सर, हमको वो आगे। जब बताते हैं पायलट को तो मैं वही तभी पूछ रहा था रीजन क्या होता है इसका, सिर्फ वन एक ऑफ द यही। रीजन, नहीं दिस इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द रीजन। तुम्हारे माइक में आवाज बहुत आती है। अच्छा ये स्क्यू है, यार ये साइडवेज टर्न कर रहा है, अगर आप इसको साइडवे टर्न करो प्रोपेलर को, उसको स्क्यू कहते हैं। रेक ऑफ प्रोपेलर था फॉरवर्ड एंड आफ्ट टर्निंग फ्रॉम द परपेंडिकुलर, बट ये जो स्क्यू है इस साइडवेज टर्न कर रहा है। तो जैसे ही ये साइडवेज ज्यादा टर्न करेगा, जैसे हमारी फिरकी बनती थी उसमें ऐसे स्क्यू था, तो जितना ज्यादा स्क्यू होगा उतना ज्यादा फिरकी ज्यादा तेज चलती थी, तो उतना ज्यादा जहाज भी तेज चलेगा और स्क्यू। अभी कैसे होगा वो मैं आपको अलग डायग्राम से समझाता हूँ। तो स्क्यू बेसिकली ऐसे है, टर्न कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ट्विस्ट कर रहा है एक तरफ, ये सीधा सीधा ब्लेड है, इसको हम एक तरफ घुमा रहे हैं, उसको हम स्क्यू कहते हैं। तो अभी डायग्राम से समझाते हैं कि ये फॉरवर्ड एंड आफ्ट स्क्यू क्या है, तो इसका जरा आपको डायग्राम से समझाते हैं। आज आपका कोर्स खत्म हो जाएगा शिप कंस्ट्रक्शन का। अब यहाँ पे देखिए, ये राइट हैंडेड प्रोपेलर है, इस तरफ घूम रहा है, राइट हैंडेड प्रोपेलर, ये भी राइट हैंडेड प्रोपेलर है। राइट हैंडेड का मतलब क्लॉकवाइज घूमना, लेफ्ट हैंड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अब ये राइट हैंडेड प्रोपेलर है, यहाँ हमारा जो एपेक्स है वो पीछे की तरफ चला गया, हमने टर्न किया, जो एपेक्स ब्लेड का है वो इस तरफ चला गया, और जो ये वाला पोर्शन जो है ये लीडिंग एज है, ये आगे आगे जा रहा है, ये ट्रेलिंग एज है, पीछे पीछे जा रहा है। यहाँ जहाँ कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं रूट ऑफ द प्रोपेलर, जहाँ वो ज्वाइन कर रहा है हब से, रूट ऑफ द ब्लेड्स, सबसे ऊपर वाला टिप ऑफ द ब्लेड है, तो टिप ऑफ द ब्लेड यहाँ टिप है, ये टिप है, ये टिप है। तो रेडियस होता है सेंटर से कितना, चक्री से कितना दूर गया, वो रेडियस है। नाउ इसमें राइट हैंडेड ब्लेड जब ये चल रहा है, इसको कहते हैं आफ्ट स्क्यू, क्योंकि जो चोंच है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, आगे की तरफ नहीं है। इसमें आगे की तरफ मुड़ी है, ये पीछे की तरफ मुड़ी है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपका मोशन हो रहा है लेकिन वो पीछे पीछे से आ रही है, ट्रेल कर रही है, क्योंकि ये वाला जो एज सबसे बड़ा है उसको कहते हैं लीडिंग एज। तो यहाँ लीडिंग एज ये वाला है, ट्रेलिंग एज ये वाला है, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। सिमिलरली इसमें लीडिंग एज छोटा है, ट्रेलिंग एज बड़ा है। तो इसमें लीडिंग एज जो है उसका एरिया काफी ज्यादा है। जब एज में एरिया काफी ज्यादा है, वो पानी को अच्छी तरह और ज्यादा काट रहा है। जब पानी को जल्दी काट रहा है, उसमें पानी का बहाव भी तेज हो रहा है, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है पीछे की तरफ ब्लेड के, तो यहाँ प्रेशर आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो ब्लेड को धक्का मारता है और न्यूटन का फोर्स के साथ आगे जाता है। इसलिए बर्नौलीज प्रिंसिपल इसमें ऐड हो जाता है, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
लीडिंग एज जो है वो काफी बड़ा है। जब एरिया बड़ा है तो पानी का बहाव भी तेज हो जाता है। इधर जब पानी का बहाव भी तेज हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है इसके पीछे प्रेशर कम हो जाता है ब्लेड के पीछे। अब ब्लेड के पीछे प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ इस तरफ ब्लेड का इस तरफ जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है तो ये आपका न्यूटन फोर्स के साथ लगता है और आपका फाइनल फोर्स बढ़ जाता है, तो ये पॉजिटिव स्क्यू है, ये आपकी स्पीड बढ़ाता है। इसको ऑफ स्क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि एपेक्स इज इन द ऑफ डायरेक्शन, नॉट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एपेक्स इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज क्लॉकवाइज, तो ये उसके अगेंस्ट है। जैसे ये आपने देखा है हादसा, ये इसको कहते हैं ना, लड़ाई में बहुत यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड इन लड़ाई। आपने आजकल महाभारत सब देखी होगी, सारी सीरियल भी यही सब आता रहता है। तो ये गर्दन साफ कर जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि इसका एरिया, सरफेस एरिया बहुत है, तो गर्दन साफ कर देता है एकदम। तो अब ये आता है सेकंड वाला, फॉरवर्ड स्क्यू। फॉरवर्ड स्क्यू में द ब्लेड इज टर्न्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है राइट हैंडेड प्रोपेलर की, उसी डायरेक्शन में ब्लेड को भी टर्न किया, जो चोंच है उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो लीडिंग एज ये वाला एज है जहां पानी को पहले काट रहा है, और ट्रेलिंग एज बड़ा है। तो लीडिंग एज छोटा है, ट्रेलिंग एज बड़ा है, तो यहाँ पानी में रुकावट आ रही है, क्योंकि जो एरिया, जो डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है पानी, वो कम है। तो जहाँ कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो गई है, तो प्रेशर पीछे की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो आपका जो बर्नौलीज फोर्स है वो पीछे की तरफ हो रहा है, जबकि न्यूटन फोर्स आगे तरफ धक्का मार रहा है। तो इसमें आपका नेगेटिव स्क्यू इसलिए हो रहा है बिकॉज न्यूटन फोर्स को सबट्रैक्ट कर रहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल का फोर्स। नाउ ये फॉरवर्ड स्क्यू क्यों है? बिकॉज इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एंड नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बर्नौलीज फोर्स इसमें नेगेट कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है, और फाइनल फोर्स कम हो रहा है। तो ये वर्कबोर्ड में लगेगा और ये आपके नॉर्मल शिप्स पे लगेगा। जैसे ये हसुआ बनाया हुआ है, इसे गर्दन नहीं, घास। हाँ बोलिए सर, एक बार ये बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे एक्ट कर रहा है फिर से बताएंगे ब्लेड्स पे? यहाँ आपका जो है वेलोसिटी बढ़ जाता है यहाँ, तो वेलोसिटी पीछे की तरफ बात करें, ब्लेड के पीछे वेलोसिटी बढ़ रहा है बिकॉज इसका कटिंग ज्यादा है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर ब्लेड के पीछे कम हो रहा है, प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है इस तरफ। अब ये आगे की तरफ धक्का मार रहा है, सो ये ऐड हो रहा है। यहाँ ये कट कर रहा है तो यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर ब्लेड के पीछे बढ़ रहा है। तो ब्लेड के पीछे प्रेशर बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है आफ्ट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आफ्ट की तरफ है, न्यूटन फोर्स आगे की तरफ है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो फोर्स है वो नेगेट कर रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है फ्रॉम द फाइनल फोर्स। तो इसलिए आपका फाइनल फोर्स कम हो रहा है एज कंपेयर टू आफ्ट स्क्यू, जहां आपका फोर्स बढ़ रहा था। इसीलिए वो पॉजिटिव स्क्यू है और ये नेगेटिव स्क्यू है। जैसे ये हसुआ है, घास ही कटेगी, इसे गर्दन तो कटेगी नहीं, और इससे गर्दन कट जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा। अब क्लियर? हाँ जी सर। चलो फिर अब थ्योरी पे आ जाते हैं। तो ये स्क्यू था। तो अभी तो 3 मिनट बचे हैं, चाय वाय के लिए जाओ, और फिर चाय के बाद अब थ्योरी करेंगे इसकी। ठीक है, अभी चाय वाय पी लो, एंड चाय पीने के बाद फिर विल कंटिन्यू। एंड इसके बाद हम आपके जो अलग अलग टाइप के प्रोपेलर्स हैं, सीपीपी प्रोपेलर, वो सारे करेंगे, फिक्स प्रोपेलर एंड वेरिएबल प्रोपेलर करेंगे, एंड फिर बिल्ज कील करके आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा शिप कंस्ट्रक्शन का। ठीक है सर, चाय के बाद आप पे लेक्चर है क्या? हाँ, आज अभी कंटिन्यूस है, देखा नहीं क्या? आपका नहीं है सर, वो सिग्नल वाला है किसी का। चेंज हो गया? डैनियल्स का सर। चेंज हो गया? कब चेंज हुआ? कल रात को तो भेजा था, मैं फिर देख लेता हूँ। हम लोग के पास तो वही है, पहले वाला टाइम डैनियल सर की सर क्लास, अभी चेंज होगा तो पता नहीं। अरे कल रात को तो चेंज किया है, कल रात को
हो हाँ गया हाँ, होगा। रात को तो नहीं हमारे मिला। पास तो कल पहले का है। रात को चेंज किया है। शाम को आया था 7-8 बजे। नहीं आया क्या राजवीर तुम्हारे को? आपकी होगी, आपकी होगी सर। हाँ मेरा ही क्लास लगा है ना, देख लेना तुम लोग भी। ठीक है सर, चलो। चाय पी के आते हैं सर। चाय पी के आओ, चलो। अरे राजवीर भैया जरा टॉपिक के साथ वाला टाइम टेबल भेजना जो चेंज हुआ है। ये टाइम टेबल सनी सर भेज दे भाई। अच्छा चेंज हुआ है, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरी क्लास है, घबराओ नहीं। चाय पीने जाओ भाई, चाय पियो। चाय पी के आओ, फिर बात करते हैं। चलो चाय पियो।